झारखंड एक बार फिर से घोटाले की खबरों से देश भर की सुर्खियों में है और इस बार झारखंड में ट्रेजरी घोटाला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि ट्रेजरी घोटाला का पहला मामला जो है वो राज्य के बोकारो जिले से सामने आया था, जहां पर 3.15 करोड़ के घोटाले का जो है पर्दाफाश हुआ था। इसके बाद घोटाले का दायरा जो है वो बढ़कर हजारीबाग पहुंचा, जहां पर घोटाले की राशि तकरीबन 5.5 करोड़ के आसपास पाई गई। लेकिन जब ये जांच बढ़ा तो ये जो राशि था ये पहुंच करके तकरीबन 12 से 15 करोड़ तक पहुंच गई और इसके बाद पलामू और फिर झारखंड की राजधानी यानी कि रांची में पशुपालन विभाग है, यहाँ पर 3.5 करोड़ का ट्रेजरी घोटाला सामने आया है। इसमें 2 आरोपियों की शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के एक तरह से झारखंड वर्तमान में जो है वो चर्चा में है। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जदयू से एकमात्र विधायक सरयू राय मौजूद है, जो कि एकीकृत बिहार के समय में जो चारा घोटाला हुआ था उस चारा घोटाला को पर्दाफाश करने को लेकर के उनकी भी भूमिका जो है वो अहम मानी जाती है। और अभी हमारे साथ हैं और हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि जो झारखंड में ट्रेजरी घोटाला जो सामने आ रहा है इसको सरयू राय कैसे देख रहे हैं? देखिए, वास्तव में ट्रेजरी घोटाला कहना मुनासिब नहीं है जी। कुछ लोगों ने ट्रेजरी से अवैध निकासी कर ली है। घोटाला ये तब रहता जब ऊपर से नीचे तक इसके तार जुड़े होते, कोई इनका संरक्षक होता। ये बात तो सामने आ नहीं रही है। मेरी वित्त मंत्री जी से 2 बार इस पर बात हुई है, वो कार्रवाई करा रहे हैं। मगर मुझे ये लग रहा है ना कि झारखंड में वित्त मंत्री और वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं इन दोनों में बेहतर तालमेल नहीं है। वित्त मंत्री चाहते हैं कि अवैध निकासी बंद हो, दुरुपयोग वित्त का बंद हो, इसके लिए वो आदेश भी देते हैं, मगर जो अधिकारी हैं वो आदेश का तत्परता से पालन नहीं करते हैं। मेरा इस मामले में अपने अनुभव के आधार पर यही राय बनती है कि ये हमारे वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम के फेल होने का ये प्रमाण है। बजट मैनुअल है, ट्रेजरी कोड है, फाइनेंशियल रूल्स हैं, अधिकृत हैं राज्य स्तर पर डायरेक्टर ट्रेजरी, और नीचे जो उपायुक्त हैं जिलों के, उनको पर्याप्त अधिकार है ट्रेजरी की समीक्षा करने का। और सीएजी एजी भी सीमित दायरे में ही अपना ऑडिट करता है, वो पूरी तरह से ऑडिट नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि जो पूरी व्यवस्था बनाई गई थी कि ट्रेजरी से एक पैसा भी अगर फालतू निकल जाएगा तो उसकी जानकारी सिस्टम को हो जाएगी, ये सिस्टम ही फेल हो गया है, विफल हो गया है। और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। तभी एक पुलिस वाला आदमी किसी दूसरे का पैसा अपने नाम से निकाल रहा है, अपने अकाउंट में भेज रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये तो तुरंत वहाँ के डीडीओ को पता चल जाना चाहिए। और अब लगता है कि क्लर्क किरानी नीचे से जो हिसाब दे देते हैं, आँख मूंद कर लो साइन कर देते हैं, ऊपर तक चला जाता है। तो ये व्यवस्था का फेलियर है। और कुछ करोड़ रुपए की निकासी से ज़्यादा चिंताजनक यही बात है कि इस राज्य में अपने वित्तीय सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये तो वे पैसे हैं जो किसी न किसी जिले में सामने आ गए, मगर जब हम लोग कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है तो उस हिसाब में भी ऐसी बातें हो सकती हैं कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा हो। जो राशि पीएल अकाउंट में सिविल डिपॉजिट में जमा हो जाती है और बरसों तक खर्च नहीं होती है, उसमें भी ये मामला हो सकता है शामिल। ये तो केवल ट्रेजरी का है। ट्रेजरी से जो पैसा बाहर निकल गया, विभाग में आ गया, विभाग उसे किस प्रकार से खर्च करता है और उसमें इस तरह की बात होती है कि नहीं होती है, ये तो हमारा सिस्टम जब दुरुस्त होगा तभी पता चल सकता है, कोई दूसरा और तरीका नहीं। सरयू राय जी, आप बता रहे हैं कि ये एक तरह से जो सिस्टम है उसकी विफलता है, लेकिन जिस तरह से अब तक 4 जिलों के ट्रेजरी की जांच हुई है और 4 ट्रेजरी की जांच में जो है वो तकरीबन 40 करोड़ या उससे अधिक की राशि के गबन का मामला जो है अब तक सामने आ चुका है।
33 ट्रेजरी की जांच जो है अभी भी बाकी है। अगर इन 33 ट्रेजरी की भी जांच हो जाती है और यहाँ से भी इसी तरह की निकासी की खबरें जो है वो सामने आती है, तो क्या ये घोटाला नहीं होगा? नहीं, ये पैसा जो अवैध निकासी है या धोखापूर्ण कपटपूर्ण निकासी है, ये तो सामने आ जाएगी, ट्रेजरी की जांच करेंगे तो। मगर ये इसको पहले ही सामने आकर विभाग में ही इस पर रोक लग जाती, या एक बार किसी ने अधिक निकासी कर ली तो जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाता, पता चल जाता, तो उसी समय तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होती, तो लंबे समय तक लोग निकालते जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सिस्टम का फेलियर है। जब हमारा बजट बनता है तो आप बजट को देखेंगे, मुख्य शीर्ष हैं, उप शीर्ष हैं, उप शीर्ष के नीचे के भी शीर्ष हैं, एक एक कितना वेतन मद में है, कितना व्यवस्था मद में खर्चा है, किस मद में दवा खरीदने में कितना खर्चा है, या और जगह से, ये सबका छोटा छोटा अंश का बजट की मोटी किताब में जिक्र रहता है। बजट की मोटी किताब को दुर्भाग्य है कि लोग पढ़ते भी नहीं हैं। और मगर जो बजट बना रहा है, अगला बजट बनता है तो सबका हिसाब तो आएगा ना कि किस मद में कितना खर्च हो गया सर। आप क्या मानते हैं कि आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से ट्रेजरी से निकासी हो रही है और अन्य से कर्मचारियों की जो संलिप्तता है वो सामने आ रही है, अगर इसकी जांच जो है वो बड़े पैमाने पर होती है तो क्या बड़े अधिकारी का नाम इसमें सामने नहीं आएगा? मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा अधिकारी इसके निकासी में शामिल होगा। बड़ा अधिकारी का ही दोष है कि उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि हम सिस्टम को सही तरीके से चलाएं और चेक एंड बैलेंस के लिए जो भी हमारे नियम बने हुए हैं, नियमों का पालन होगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये इसका पालन नहीं हो रहा है। बड़े अधिकारी उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, उनका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का उन्होंने पालन नहीं किया। नहीं तो एक एक निकासी के लिए सारे प्रावधान बने हुए हैं और डीडीओ बनाए गए नीचे, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वही आदेश करेंगे तो पैसे निकलेंगे। तो डीडीओ के स्तर पर ही बहुत पहले इस पर रोक लग गई होती, एक बार कोई ऐसा किया होता तो। अब यहाँ इतनी सुस्त हो गई है व्यवस्था और सिस्टम नहीं चल रहा है, इसके लिए ऊपर के अधिकारी जरूर दोषी हो सकते हैं, मगर अधिकारियों की सीधे इसमें संलिप्तता हो, मुझे ये नहीं लगता है। जिस तरह के निकासी की घटनाएं अभी सामने आ रही हैं, सिस्टम फेल है। सिस्टम फेलियर का खासकर ट्रेजरी से लेकर ये अधिकारी इसमें बहुत गंभीर नहीं है। और दूसरा क्या है कि ट्रेजरी के नियम रोज इतना बदलते रहते हैं ना, इतना परसेंटेज निकालना है, इस मद में नहीं निकालना है, जो पैसे चले गए सिविल डिपॉजिट आदमी उसका क्या हो रहा है, या जो अधिकारी व्यय सामने आता है कि नहीं आता है, तो उसको जब तक ये बड़े अधिकारी रूल रेगुलेशन के हिसाब से महीने में एक बार दो बार इसकी जांच नहीं ऊपर से नीचे तक करेंगे, जो हमारे उपायुक्त हैं वो ट्रेजरी का इंस्पेक्शन रेगुलर नहीं करेंगे, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। और ट्रेजरी के इंस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि ट्रेजरी अफसर ने हमको जो दे दिया आंकड़ा उसको हमने देख लिया। बिल्कुल जो बजट मैनुअल फाइनेंशियल रूल्स ये कहते हैं उसके हिसाब से ज़रा नीचे से ऊपर तक की बात होती जांच करने की, तो हिम्मत नहीं होती किसी की ऐसा करने की। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि झारखंड की जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकारी वेबसाइट है, जो पोर्टल है, और जिस तरह से यहाँ पर सरकारी सिस्टम को अपडेट नहीं किया जा रहा है, वो इस तरह के जो ट्रेजरी से निकासी हो रही है, जो घोटाले सामने आ रहे हैं, इसमें अहम भूमिका इसकी भी है? देखिए, इसको तो देखना होगा बिल्कुल नीचे, ट्रेजरी अफसर से भी नीचे जो ड्राइंग डिसबर्सिंग के लिए अधिकारी बनाए गए हैं, वे अपना हिसाब चेक करेंगे तो वहीं पर ये बात पकड़ में आ जाएगी। वो नहीं हो रहा है। जो हिसाब नीचे बन जाता है अपने आप से, उसको लोग ऊपर बढ़ा देते हैं, कहीं चेक नहीं होता है वो, तो इस तरह की अवैध निकासी भी होते रहती है, चलते रहती है, और हमारा जो सो कॉल्ड इंस्पेक्शन है वो भी चलते रहता है। झारखंड में
जदयू जो है वो एनडीए का घटक दल है और जदयू के एकमात्र विधायक आप हैं, लेकिन एनडीए का जो प्रमुख दल है भाजपा, ये तो लगातार जो है इस ट्रेजरी घोटाले को कह रही है कि ये चारा घोटाला पार्ट 2 है और इसकी जो है सीबीआई या फिर न्यायिक जांच की मांग कर रही है। इसको सरयू राय कैसे देखते हैं? नहीं, चारा घोटाला के बारे में भी ऐसा लगता है कि इनको पूरी समझदारी नहीं है भाजपा हाँ, जो ऐसा कह रहा है उसको, क्योंकि इसको चारा घोटाले से नहीं जोड़ा जा सकता है। दोनों बिल्कुल अलग है। चारा घोटाला एक संगठित प्रयास था जिसमें मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के स्तर के लोग शामिल थे और वो एक तरह से नियंत्रित घोटाला था। सबको पता था कि घोटाला हो रहा है। ये घोटाला वैसा नहीं है, ये हमारी व्यवस्था की विफलता है। जिनको जो अधिकार दिया गया है, उनका जो कर्तव्य है, वो इस कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और इस तरह के घोटाले होते हैं। मगर इस घोटाले को सिस्टम काम करेगा तो 6 महीना साल भर में नीचे ही पकड़ लिया जा सकता था इसको। और मैंने वित्त मंत्री जी को यही कहा है कि अपना सिस्टम दुरुस्त करिए। लेकिन भाजपा तो बोल रही है कि अगर इसकी सीबीआई और न्यायिक जांच होती है तो इसमें जो है वो कई वरिष्ठ मतलब बड़े अधिकारी सामने आएंगे, कई मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी इसके घेरे में आ सकते हैं। कोई बड़ा अधिकारी इसमें दोषी नहीं पाया जाएगा। और दोषी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सका, इतने भर से ही वो दोषी पाया जाएगा। और ये घटना ऐसा नहीं है कि जब भाजपा की सरकार थी उस समय नहीं हुई है। जो ये तो 2015-16 से होने के सबूत मिल रहे हैं। उसके पहले भी हो सकता है वो कि इस तरह की घटनाएं हुई होंगी, मगर ये कोई सरकार पर दोष देना ये मुनासिब नहीं इसमें, क्योंकि अलग अलग सरकारों में भी ये घटनाएं हुई हैं, इस तरह की हुई हैं। तो कहाँ हमारे वित्तीय नियमों में शिथिलता दी गई है, ये पता करना पड़ेगा। जांच इसकी होनी चाहिए। पैसा तो 15-20 करोड़ रुपया जब हजारों करोड़ का बजट है उसमें बहुत महत्व नहीं रखता है। महत्व यही है कि कौन से नियम को कब शिथिल किया गया और कब से रुचि नहीं रही ट्रेजरी डायरेक्टर से लेकर और उपायुक्त तक की कि हमें इसकी जांच करें, तब मामला सामने आएगा। इसलिए इसमें जो पैसा निकला है उसकी जांच करने के बदले में सिस्टम की शिथिलता के कारण ये हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि वित्त मंत्री से आपने बात की है। राधा कृष्ण किशोर का भी इसमें कहना है कि जब से झारखंड बना है और तब से लेकर के 2026 तक की वो जो है वो ट्रेजरी की पूरी जांच करा रहे हैं और इस पूरे मामले पर जो भी दोषी होंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर के जो सरकार है ये सीआईडी और एक एसआईटी का भी गठन कर रहा है। देखिए, आप समान रूप से समझिए इस मामले को। तो ट्रेजरी से पैसा अलॉट हो गया अलग डिपार्टमेंट को, डीसी ऑफिस से लेके सबको अलॉट हो गया। तो निकासी कोई ट्रेजरी से सीधे नहीं हुई है। जो पैसा का आवंटन हो गया, उस पैसे में से जो निकलना था उसको किसी ने धोखाधड़ी करके निकाल लिया है। इसलिए सीधे ट्रेजरी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ट्रेजरी ने जो पैसा अलॉट किया या बजट में जो अलॉटमेंट हुआ, उस अलॉटमेंट में से ये धोखाधड़ी हुई है। इसको इस रूप में हमको समझना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि इसके बारे में कोई विधि सम्मत कार्रवाई हो, तो सबसे पहले अपने सिस्टम को ही देखना पड़ेगा। किसने सिस्टम में कब ढील दी है और कब पैसा किसी ने निकाल लिया है। तो नीचे का जो ड्राइविंग डिस्बर्सिंग अफसर है ट्रेजरी में, बिल के साथ वाउचर के साथ वही इसकी रिपोर्टिंग करेगा। तो उसने ट्रेजरी को रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। हम अगर प्रमुख हैं और हमारे नीचे ये घटना चल रही है तो हमारा दायित्व है कि हम उसको रोकें या उसको देखें। अगर उसके बारे में हम ट्रेजरी को बिल और वाउचर भेज देंगे सही तरीके से और हो रहा है गड़बड़, तो ट्रेजरी क्या कर सकती है? अब जब भाजपा ट्रेजरी मामले को लेकर के जब सरकार को घेरने का काम कर रही है तो जेएमएम भी इस पर जो है पलटवार कर रहा है और जेएमएम का साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में जितने भी भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई ये सभी 2014 से लेकर 2019 के भाजपा के कार्यकाल में हुई, जिसमें सरयू राय भी मंत्री थे। ऐसे में सरयू राय क्या कहेंगे? इसको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने से
आप दूसरे को चुप करा दीजिएगा। जेएमएम वाले तो बोल रहे हैं कि ये जो ट्रेजरी घोटाला जिसको कहा जा रहा है ये भी 2014 से 2019 के कार्यकाल में ही हुआ है। सबूत के साथ आना चाहिए सामने ना। अभी तो जो सबूत मीडिया में आ गए उसको लेकर ही मैं या भाजपा या वित्त मंत्री इसमें गंभीर हुए हैं। जेएमएम को लगता है कि भाजपा के कार्यकाल में कुछ ऐसा हुआ है तो उनको प्रमाण के साथ आना चाहिए। उनकी सरकार है, वो प्रमाण जुटा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको जिस रूप में हमको देखना चाहिए उस रूप में नहीं देखा जा रहा है। केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इसमें हो रहे हैं। कोई मंत्री है किसी सरकार में तो वह सब विभागों का वाउचर और बिल तो नहीं देखता है। इसके लिए सिस्टम बनाया हुआ है, तो सिस्टम का पालन होगा तभी ये हो सकता है। मगर जिस तरह से उपायुक्तों की नियुक्ति हो रही है, जिस तरह से पुलिस विभाग की नियुक्तियां हो रही हैं, वे नियुक्तियां ऐसी हो रही हैं कि मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों का मनोबल इससे गिरा रहता है। वो भी अपना समय काटते हैं और उस समय में हमको जो भी उचित अनुचित कर लेना है उस पर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। सिस्टम नीचे हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस पर ध्यान नहीं रहता है। अभी हमने सरयू राय से बातचीत की और झारखंड में ट्रेजरी से हो रही निकासी को लेकर के सरयू राय का साफ तौर पर कहना है कि इस निकासी को जिस तरह से देखा जाना चाहिए उस तरह से नहीं देखा जा रहा है। केवल इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो तेज है और अगर जेएमएम को लगता है कि भाजपा के कार्यकाल में ये ट्रेजरी से निकासी और जितनी भी अनियमितताएं सामने आ रही है ये सब कुछ हुआ है तो जेएमएम को जो है सबूत के साथ सामने आना चाहिए, ना कि आरोप लगाना चाहिए। शुक्रिया। ट्यूशन जा रही थी ओछाली गांव से गुड़मा। लगभग 11:15 में हमारे घर खबर आता है कि रास्ते में एक साइकिल गिरा हुआ था और कॉपी किताबें बिखरी पड़ी थी जिसमें सेजल झा अंकित किया गया था। दौड़ के मेरी दीदी और गांव वाले जब वहां गए कि आखिर क्या मामला है, साइकिल ऐसे क्यों गिरा है, सेजल कहाँ है, तो वहां जाने के बाद रास्ते में ही 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में सेजल के चप्पल मिली। एक यहाँ चप्पल था, एक थोड़ा 10 कदम दूरी पे था, घसीटने का पूरा निशान था। उसी वक्त थोड़ा आसपास ढूंढने के बाद 1 घंटे के दौरान ही पिंजराजोरा थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया। पहले तो खबर दिया, उसके बाद एफआईआर भी किया और स्नैपर डॉग आए वहाँ पे ढूंढने के लिए। उन्होंने झाड़ियों से सेजल का रबर बैंड निकाला और इतना सब कुछ होने के बावजूद तत्कालीन थाना प्रभारी सुदामा चौधरी जी का ये कहना है कि ये लव अफेयर का मामला है, वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने जो थोड़ी सी आपको जानकारी दी है क्राइम सीन का, कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी ये समझ सकता है कि एक क्राइम सीन है। क्या एक 14 साल की बच्ची क्राइम सीन क्रिएट करके और भाग गई है? ये कोई बोल सकता है? सुदामा चौधरी ने हमसे ये कहा था कि 4 साल तक छुप के रहेगी और 18 साल पूरा होने पर शादी करके वापस आ जाएगी। आज सुदामा चौधरी रिटायर हो चुके हैं, क्या वो ये बोल सकते हैं मेरी बेटी कहाँ है? हर बार उसके बाद उन्होंने ये कहा कि पता नहीं किस तरह के गार्जियन आप लोग हैं। हमारे तरफ का कोई गार्जियन होता तो कहता कि कहीं बॉडी मिले तो बता देना, माथा छिला लेंगे। क्या पुष्पा की तरह यही हमारे साथ करना चाहते थे सुदामा चौधरी? इसके अलावा हमने सब कुछ किया। एसपी साहब तत्कालीन जो थे चंदन झा सर, उन्होंने वो जब तक थे और जब तक वो कर रहे थे इंक्वायरी, हमारी फैमिली की उम्मीद बनी हुई थी। और उनके ट्रांसफ़र होने के बाद से अब तक हमारे केस में क्या हो रहा है, सेजल कहाँ है, न किसी को मतलब है, न कोई फ़र्क पड़ता है। भले सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को फर्क पड़ता है, मेरी बेटी है, लेकिन सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पुष्पा और अनगिनत सेजल और पुष्पा गायब है पिंजराजोरा क्षेत्र के पूरे एरिया से। और जिसकी शिकायत हमने हर जगह किया, झारखंड लेवल की हर जगह पे, गवर्नर के पास मैंने कितने सारे आवेदन दिए, मुख्यमंत्री से मैं पर्सनली मिली, इसके अलावा उनको कितने सारे आवेदन दिए, डीजीपी साहब से मिली, डीआईजी, आईजी, झारखंड लेवल का जितना कुछ था पिछले 5 सालों से। जब हम थक गए तो अभी फ़िलहाल 23 मार्च को मैं राष्ट्रपति भवन और पीएमओ में आवेदन दे करके गई हूँ। राष्ट्रपति से आया है यहाँ पे कि आप इसका देखें और पिटिशनर से कांटेक्ट करें, पर अभी तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है। तो आप सबसे बस यही विनती है कि मेरी सेजल हो और ऐसी कितनी सारी सेजल हैं जो गायब है पिंजराजोरा थाना और झारखंड के थाना और इस तरह के लोगों की वजह से, उनको ढूंढने में मदद करें। जिस तरह से बबीता दीदी और ये सारे लोग, रजनी दीदी,
ये लोग मदद कर रहे हैं आजसू पार्टी के लोग, तो इस तरह के लोग भी आगे आए और हमारी मदद करें और मेरी सेजल की तरह खोई हुई बाकी बच्चों को भी ढूंढने का काम करें।